जनरेटिव एआई एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है। ओके, जनरेटिव एआई एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है जो सिंथेटिक टेक्स्ट और इमेजेस और वीडियो और उस टाइप का कंटेंट जनरेट कर देता है। जैसे चैट जीपीटी हो गया, दालेमिनी हो गया, बार्ड हो गया, ये अलग अलग टाइप ऑफ जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस है। ये टेक्स्ट जनरेट करते हैं। आपने चैट जीपीटी से तो कई बार चैट भी करा होगा, अपने असाइनमेंट्स लिखवाए होंगे, उस टाइप के काम करे होंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये क्रेयॉन। इस वेबसाइट पे जा सकते हो आप और आप टेस्ट आउट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, अभी जाके देखा था क्रेयॉन। आप लोग जाना और अपना फ्री इमेज जनरेटर है, आर्ट वगैरह जनरेट कर देता है ये। इसमें आप इनको बोलो कि क्या जनरेट करना है मेरे को, उस टाइप से। तो क्या जनरेट करना है आप इससे पूछ सकते हो। तो मैं लिखूँ अगर ओबामा विद अ गन कर दूँ सर्च, इसको 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको ड्रॉ होने में। तो वो ड्रॉ होता है, ये सिंथेटिक इमेज जनरेट हो रही है यहाँ पे। इसके बैकग्राउंड में स्टेबल डिफ्यूजन करके एक मॉडल है, तो वो काफी फेमस मॉडल है, वो चलता होता है। इन्होंने अभी इनका पूरा रेवेन्यू एड्स से आता है, इनको कोई तभी ये लोग पेड वर्जन नहीं करते। एक मिड जर्नी करके है सिमिलर बॉट है, एक मिड जर्नी करके, मिड जर्नी एआई। मिड जर्नी जो है इसकी आप अगर इमेजेस देखोगे, ये डिस्कॉर्ड पे भी आता है। अब डिस्कॉर्ड के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो, इसके पेड प्लान्स होते हैं। इतनी ब्यूटीफुल इमेजेस ये सिंथेटिक डेटा की तरह जनरेट कर। हम लोग आज जो स्टडी करेंगे दैट विल बी आप इसका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जनरेटिंग सच इमेजेस। बेसिक एल्गोरिथम जो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क होता है, आज उसके बारे में। यहाँ पे अभी टाइम ले रहा है, एस्टिमेटेड 1 से 2 मिनट्स इसको लगते हैं बनाने में। तो बन जाएगा, तुम देख सकते हैं क्या क्रिएट किया है इसने। ये देखो, अभी इस टाइप की इतनी अच्छी सिंथेटिक इमेजेस इसने जनरेट करी है, दिख रही है आप लोगों को। दिस इज, आप लोग भी अपने लैपटॉप्स पे ट्राई करो, कोई भी इनोवेटिव तरीके इस टाइप की कर दो। या मैं एक और ऐड कर दूं, फालतू में इनकी फाइट करा देते हैं ना, तो चलो ओबामा और पुतिन के बीच में गन ऐड कर देते हैं। इस टाइप के आप इमेजेस बहुत आराम से जनरेट कर सकते हो आज की डेट में। एंड ये लास्ट 2-3 इयर्स में ही बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है जनरेटिव एआई के फील्ड में। एंड चैट जीपीटी एक बहुत बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका। जब तक ये लोड हो रहा है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे जैसे जनरेटिव ऐप, अब चैट जीपीटी की बात हो रही है। चैट जीपीटी के साथ आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट तो करा होगा। मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट जो मुझे लगा था कि हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अब इसको इन्होंने मैन्युअली इंग्लिश सिखाई तो होगी नहीं, तो जब वर्ल्ड के डेटा पे वो ट्रेन हुआ, उसमें ट्रांसलेशन और इस टाइप की कैपेबिलिटीज आई एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तब वो इंग्लिश में बात करना भी स्टार्ट करा। मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने दिखाया था, पूरी चैट करी इसके साथ कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क होता क्या है। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम एक जनरेटिव एआई का मॉडल हो। उसका है हाँ जरूर, 1% एग्जाम्पल जनरेटिव एआई का डीप फेक टेक्नोलॉजी है। इस टाइप से मतलब आप बात कर सकते हो इसके साथ बड़े आराम से। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क क्या होता है उसने बता दिया। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क एक मशीन लर्निंग टेक्निक है जो किसी डेटा सेट से नए डेटा जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइप से आप चैट कर सकते हो। इस टाइप के आजकल फीचर्स आ चुके हैं। अभी हमारे इमेजेस भी जनरेट हो रही हैं, मिड जर्नी भी आपने देख लिया। अब हम गैन्स पे शिफ्ट करते हैं। तो अब गैन जो है वो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, जो दो मॉडल्स जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर के आज जो आप ट्रेन करना सीखोगे, वो क्या कर सकता है। तो हमारे जैसे इमेजेस होगी, तो ह्यूमन फेसेस की इमेज, ये वेबसाइट आप ट्राई कर लो, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट .com। इस पे अगर आप जाओ, अपने जेंडर वगैरह चूज करो, आप बस रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने पे एक नई इमेज दे देगा। ऑलमोस्ट लाइफ लाइक इमेजेस प्रोड्यूस कर रहा है ये। देखो, ये ऐसा लगता है जैसे उस लेडी ने अपनी फोटो सेल्फी बस खींची होगी, बट ये एक्चुअल में सिंथेटिक इमेज है। इनिशियली जब ये नया नया लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे इसकी ना आप नोज पे अगर रखते थे अपना माउस, तो इनका रहता कि हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रही है, तो नोज इनकी एक पर्टिकुलर इमेज पे रहती थी, वो सब डिटेक्ट कर पाते थे कि ये है सिंथेटिक इमेज। बट आज की डेट में इन्होंने इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स ऐसे कर दिए कि रीलोड करने पे सेम लोकेशन पे अगर माउस रखो तो नोज ऊपर नीचे भी हो जाती है। ये आपके सामने जैसे अभी हुआ। नेक्स्ट एक अभी बहुत रिसेंटली एक पेपर निकला है कॉल्ड ड्रैग गैन। ड्रैग कैन क्या करते हैं आप एग्जांपल में देख सकते हो कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क यूज करके इमेज को मॉडिफाई करा जा रहा है। अब इसका ये एग्जांपल है, इनका ये वेबसाइट कई बार चलती है, कई बार नहीं चलती है। मैं एक ट्राई करता हूँ, अगर अभी चल रही है तो आई कैन शो इट टू यू। इसको टाइम लगता है थोड़ा सा प्रोसेसिंग में।
तो ये ड्रैग गैन भी गैन का बहुत इंटरेस्टिंग इनोवेटिव एप्लीकेशन है जो काम करता है ऐसे। तो मैं इसमें यहाँ पे 0.1 डाल दूँ इसको। इनका एक्चुअली बहुत बड़ा हैवी मॉडल है और ऐसे ओपन सोर्स उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। दैट्स अ वेरी वेरी टफ थिंग टू हैंडल। तो इसके ऊपर लोड अभी काफ़ी डलता रहता है, तो वो हमेशा इट डजंट वर्क। बट ऑन आप अगर अपने लोकल सिस्टम या किसी सर्वर पे इनकी रिपोजिटरी को यूज़ करोगे देन इट वर्क्स वेरी वेल। अभी देख रहे हो जैसे आप ये मैंने मॉडिफाई करने के लिए उसको बोला कि यहाँ से यहाँ स्ट्रेच कर दो, वेरी स्लोली पूरा फेस उसका उधर चला गया, पिवट कर गया। यू सी इस टाइप से आप इसके ऊपर इनकी वेबसाइट के लिंक्स पड़े हुए हैं पीपीटी में। पीपीटी के रिसोर्सेज आपको अगर चाहिए तो आप kanav.xyz/resources में जाके यहाँ पे जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं, उसमें आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे स्लाइड्स पड़ी है एंड मेरी नोटबुक्स जो भी आगे यूज़ करेंगे या जो ईश्वर अपनी नोटबुक आपको सिखाएगा वो सब कुछ इसमें एडिशनल रिसोर्सेज मैंने डाल रखे हैं कि इन डेप्थ अगर आपने सीखना है तब कैसे सीख सकते हो। जो हम आपको एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे एल्गोरिथम सिखा देंगे, अगर आपको उसकी डिटेल उसकी मैथमेटिक्स में घुसना है तो आप वो यहाँ से पढ़ सकते हो। इस टाइप से हमने देख लिया कि कितना एडवांस्ड मॉडल है गैन, किस लेवल तक उसकी आज की डेट में कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो अब बताते हैं गैन होता क्या है। गैन एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क का सिस्टम है जिसमें एक जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेटर के अंदर रैंडम नॉइज आती है जिसको वो यूज करके रियलिस्टिक डेटा बनाता है। डिस्क्रिमिनेटर वेरीफाई करता है बिटवीन द रियल इमेजेस एंड द इमेजेस जो जनरेटर ने बनाई है कि उनके बीच में डिफरेंस है या सेम है, और वो क्लासिफिकेशन करता है। जब डिस्क्रिमिनेटर डिफरेंशिएट ना कर पाए कि दोनों में फर्क है तब हम उसको स्टॉप कर देते हैं मॉडल को, मतलब कि हमारा गैन सक्सेसफुल हुआ उस मोमेंट पे। गैन का आर्किटेक्चर अगर आप देखो तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेट जो है वो इनपुट में डिस्क्रिमिनेटर को मिलता है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेटर को। एंड यहाँ पे रैंडम नॉइज, रैंडमली जनरेटेड नॉइज जो है वो जनरेटर को इनपुट में मिलती है। फिर जनरेटर पहले कुछ आइटरेशंस में सिर्फ नॉइज दिखा रहा होता है डिस्क्रिमिनेटर को, पर वो नॉइज भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा होता बिकॉज वो भी अभी क्लासिफिकेशन के लिए रेडी नहीं होता है मॉडल। इवेंचुअली जैसे जैसे डिस्क्रिमिनेटर इंप्रूव होता है वैसे वैसे इनका एक लॉस फंक्शन भी ऐड होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा आपको। वो लॉस फंक्शन जो होता है वो जनरेटर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को इम्प्रूव कर रहा होता है। एंड हाँ, मैं आपको पहले बता दूँ, मैंने स्टार्ट में नहीं बोला, पर अगर आपको कोई भी डाउट हो, अभी तक कोई समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तब ईश्वरन को टेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे को होस्ट की इनेबल्ड है, उसको टेक्स्ट करो, वो चैट में आपको क्लियर कर देगा। अगर उसको लगेगा कि कोई चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत है तो मुझे बता देगा एंड आई विल रिपीट। यहाँ पे अब आपको मैंने बेसिक बता दिया कि डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर काम कैसे करते हैं। एक सब जनरेटर थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं इसके। तो जनरेटर जो होता है उसका काम होता है जैसे फेक इमेज क्रिएट करना, जनरेट करना। उसके अंदर रैंडम इनपुट जो नॉइज आ रहा था वो रैंडम इनपुट को डेटा इंस्टेंस की तरह क्रिएट करता है, तो वो डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क को वापस देता है। डिस्क्रिमिनेटर के आउटपुट से एक जनरेटर लॉस क्रिएट होता है। वो जो जनरेटर लॉस होता है वो जनरेटर को पेनल्टी देता है अगर जनरेटर सही से काम नहीं कर रहा। अगर वो सही से काम कर रहा है तो वो उसका कुछ नहीं होता, बट वो पेनल्टीज देता है। तो वहाँ पे ऑप्टिमाइजर और वो सब इन्वॉल्व होते हैं जो जनरेटर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपको अगर कल का लेक्चर याद होगा उसमें मैंने बताया था लॉस फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइजर क्या होता है। वो सब यहाँ पे यूज होगा कि कैसे ऑप्टिमाइजर इसकी परफॉर्मेंस को, लाइक हमारे जनरेटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, कैसे वो डिस्क्रिमिनेटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। तो जो डिस्क्रिमिनेटर वाला पार्ट होता है उसमें इनपुट इमेज आई हुई होती है, वो लेटेंट स्पेस में डालते हैं। लेटेंट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ एक हाई डायमेंशनल स्पेस लाइक 100 डायमेंशन 200 डायमेंशन उस टाइप की शेप में प्रेजेंट कर देते हैं ताकि कंप्यूटेशनल इजी रहे। वो लोअर डायमेंशन की स्पेस होती है, उसमें चली जाती है हमारी इमेजेस, ताकि हम उसको आराम से एक्सप्लोर कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें। इसी वजह से उन इमेजेस की ना क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। एंड डिस्क्रिमिनेटर का काम जैसे हमारे yesterday CNN का या रेजनेट का उनका काम था, वैसे ही काम करता है ये क्लासिफायर की तरह। और इसमें क्लासेस आती है, बाइनरी क्लासिफिकेशन हो रही है यहाँ पे बिटवीन द रियल इमेज जो इनपुट डेटा से आई है एंड द सिंथेटिक इमेज जो हमारे जनरेटर ने जनरेट करी है। अब इसको ट्रेन कैसे करते हैं? ट्रेन करते ही दोनों एक दूसरे के साथ ना, जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल वुड बी, एक कोई आर्टिस्ट है जो बाकी अच्छे आर्टिस्ट की ना पेंटिंग्स को रिक्रिएट करता है, एंड एक कोई बंदा है
जो मैं हम लोग ने हायर करा हुआ है सपोज, कि वो मेरे को बताते हैं कि रियल है या फेक है, एंड अगर रियल है तो मैं खरीदूंगा, फेक है तो नहीं चाहिए मुझे। तो अब ये दोनों, जो इनिशियली तो जो मेरा बंदा जो मैंने हायर करा था उसको आइडिया नहीं है कि रियल और फेक में फ़र्क क्या होता है। तो इनिशियली तो वो बेकार सी पेंटिंग खरीद के ले आया। फिर उसको एज़ अ लॉस फंक्शन मैंने बोला कि नहीं, ये बेकार है। तो वो धीरे-धीरे करके इम्प्रूव करते गए दोनों। दोनों एक-दूसरे के लिए अगेंस्ट कम्पीट करते गए, इम्प्रूव करते गए। तो वो बेटर पेंटिंग्स जो जनरेटर वाला बंदा था, वो बेटर पेंटिंग्स बनाना शुरू हुआ। बेटर फ़ोर्जरी उसने करनी शुरू करी, बेटर स्टाइल पे ध्यान देना शुरू करा उसने। जो डिटेक्टर था उसने भी एक-एक छोटी-छोटी डिटेल में घुसता गया वो। एंड गैन को लाइक काफ़ी इपॉक्स के लिए 30-40,000 इपॉक्स के लिए रन करो, तो जाके वो इस टाइप के इनके बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहता है। तो एक पॉइंट आ जाता है जब जो इमेजेस उसको अगर मैं रियल पेंटिंग या फिर फेक पेंटिंग दिखाऊँ अपने डिस्क्रिमिनेटर को, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि हाँ, जो फोर्जर था, वो सक्सेसफुल। काइंड ऑफ आई थिंक टेबल टेनिस की जैसे गेम चल रही है दोनों के बीच में, कौन जीतेगा? तो जब डिस्क्रिमिनेटर हार रहा है, तो हमारे कहते हैं कि हाँ, जनरेटर सक्सेसफुल हो रहा है, हमारा बेटर चल रहा है। अभी तक किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। डिस्कस कर लेते हैं, मीटिंग में अनम्यूट करके डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज़ आई नो थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक है, एक बारी में नहीं समझ आता। एनीवन? हाँ, आप लोग एक बार कोप अप कर लो, रिवाइज़ कर लो थोड़ा-सा जो मैंने अभी तक बताया, स्लाइड्स देख लो, आपको आइडिया लग जाए। एंड मेरे को है कि आप थोड़ा-सा डिस्कशन करो, बात करो, पूछो हम लोगों से, ताकि फिर हम उस टाइप से आपके क्वेश्चन्स आंसर भी कर सकें। ईस्टर्न आ रहे हैं देखो मैसेजेस लोगों के। अभी तक 1 या 2 लोग ने उसको डाउट्स पूछे हैं। बाकी आप लोग भी अपना पूछो अगर है कोई डाउट आपको तो। मेरे चैट पे भी कोई आ नहीं रखा डाउट। ऑलराइट, चलो, किसी को डाउट नहीं है? फॉर श्योर। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके, तो गैन की ट्रेनिंग हम लोग ने डिस्कस करी थी अभी, और लॉस फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था। तब डिसएडवांटेजेस ऑफ गैन क्या होते हैं? तो गैन में एक चीज़ होती है, इट्स कॉल्ड मोड कोलैप्स। तो वो बहुत मेजर डिसएडवांटेज है कि वो फेल कर जाता है कि पूरी डाइवर्सिटी डेटा की रिकॉग्नाइज करने में। वो लाइक सेम ही सैंपल्स, जो इंपॉर्टेंट सैंपल्स उसको लगते हैं, उन्हीं का क्रिएट कर देता है डिफरेंट वेरिएशन। जैसा भी आप ये देखोगे, इसी सेम सैंपल के इसने 3 वेरिएशंस क्रिएट कर दिया। इस सिमिलर सैंपल के 3 वेरिएशंस, इसके 3 वेरिएशंस ज्ञान ने क्रिएट कर दिया। दैट्स नॉट गुड। हमारे को चाहिए कि जितना डेटा है उस टाइप की सारी रिप्रेजेंटेशंस हों। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। एंड द नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी। हमारे को ज्ञान जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एल्गोरिथम होता है। उसमें अगर जो मैंने आपको कल बताया था हाइपर पैरामीटर्स के बारे में, वो हाइपर पैरामीटर को ट्यून करना पड़ता है आपको बहुत ज़्यादा। अब क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एल्गोरिदम है, तो वो बहुत आराम से वैनिशिंग ग्रेडियंट्स और उस टाइप के प्रॉब्लम से सफ़र करता है। नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन, बहुत डिफ़िकल्ट होती है बिकॉज़ हम कोई डायरेक्टली एल्गोरिदम नहीं लगा सकते ज्ञान की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। हमारे को विज़ुअली देखना पड़ता है कि हाँ, क्या हमारा आउटपुट जैसा डिज़ायर्ड है वैसा था या नहीं। बाकी फ़ील्ड्स में GANs अगर यूज़ कर रहे हो, टैबुलर डेटा में कर रहे हो, या आपको अ, ऑडियो वाले GANs यूज़ करने हैं, तो आपको फिर आइडिया लग सकता है यूज़िंग सम एल्गोरिथम्स। बट इमेजेस में यू नीड टू सी। 1-2 होते हैं, एग्ज़िस्ट करते हैं जो सपोर्ट करते हैं, बट दे आर लाइक नॉट एज़ गुड एज़ लेट्स से ह्यूमन आई, कि आप परसीव करके गलतियाँ निकाल सको छोटी-छोटी। यूजुअली जो एल्गोरिथम होते हैं वो सिमिलैरिटी देखते हैं इनपुट और जो हमारा आउटपुट डेटा सेट है उनके बीच में। बट फिर भी दे आर नॉट दैट गुड। तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, हमारे को देखना पड़ता है कि चल रहा है या नहीं चल रहा। एक चीज़ थी मोड ड्रॉपिंग। मोड ड्रॉपिंग होती है, जैसे एक एग्जांपल हुआ था बहुत पॉपुलर इस डिफ्यूजन मॉडल्स का ही, कि उसमें ना जो फिंगर्स थी लोगों की जो जनरेट हो रही थी, वो फिंगर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था सही से। तो एक मतलब पार्ट ऑफ इमेज को सही से जनरेट नहीं कर रहा था। तो इमेजेस लाइक मैं यूजुअली हमारी 5 फिंगर्स होती हैं, तो वो 7-8 फिंगर्स कर दे रहा था ह्यूमन में मॉडल। आज की डेट में जो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, वेल ट्रेन्ड है, तो उसमें वो इस टाइप के इश्यूज अब नहीं आते हैं। एंड इस टाइप के इश्यूज को कम्बैट करने के लिए एक आता है वॉसस्टीन लॉस। वॉसस्टीन लॉस विद ग्रेडियंट पेनल्टी एक टाइप ऑफ ज्ञान है जो यूज किया जाता है टू कॉम्बैट मोस्ट ऑफ दिस इश्यूज। एंड उसके बारे में आप लोग देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, मेरे गिटहब पे भी पड़ा होगा। आई वोंट बी गोइंग इनटू दैट मच डिटेल टुडे, बिकॉज़ उसके लिए आपको
लिप्शिट्ज कंस्ट्रेंट और इस टाइप की काफ़ी मैथ्स पढ़नी पड़ती है। तो यू कैन चेक आउट माय गिटहब एंड बाकी ब्लॉग्स वगैरह तो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेबल डिफ्यूजन जो है, इसको ये हमारा टॉपिक ऑफ द डे नहीं है, बट मैं एक इंट्रोडक्टरी देना चाहता हूँ। स्टेबल डिफ्यूजन भी एक जनरेटिव मॉडल है जो यूज किया जाता है इस फील्ड में टू जनरेट इमेजेस। तो ये कैसे काम करता है? इसमें आपको इनपुट इमेज मिलती है, इनपुट इमेज से आपको नॉइज की तरफ लेके जाया जाता है एंड उस प्रोसेस को रिकंस्ट्रक्ट करा जाता है बार बार, जब तक हमारा मॉडल समझ नहीं जाता कि इनपुट इमेजेस से नॉइज और नॉइज से इनपुट इमेजेस कैसे क्रिएट हो रही है। तो वो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो नॉइज से इनपुट इमेज क्रिएट हो रही है वो जब समझ जाता है, फिर उसको जब नॉइज फीड करते हैं तो वो सिमिलर टू इनपुट इमेजेस प्रोड्यूस करता है। हमारा यहाँ पे मैं एक बार स्पेसिफाई करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे टारगेट ये नहीं है कि हम उस इमेज की कॉपी क्रिएट करें। टारगेट ये है कि उसकी जैसी इमेजेस क्रिएट करें जो हमने इनपुट डेटा सेट दिया है। तो वो उस टाइप की इमेजेस हमारे को अगर क्रिएट करवानी होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों ने मैथ्स या स्टैट्स में पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पढ़ी होंगी। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है एक डेटा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को रेप्लिकेट किया जाता है, ना कि एग्जैक्ट इमेजेस, एंड उस हिसाब से आगे बढ़ा जाता है इसमें। नेक्स्ट, अब आई थिंक आप ये लोग रिसोर्सेज में से ये नोटबुक खोल लो एंड साथ साथ रन कर सकते हो, बिकॉज ये वाला ज्ञान आप, हाँ, जीपीयू एनेबल कर देना रन करने से पहले। यहाँ पे मैंने जीपीयू P100 यूज करा था कैगल पे, एंड आई एम होपफुली आप लोग कंट्रीब्यूटर बन चुके हो अभी तक, तो सारे कंट्रीब्यूटर्स को तो एक्सेस होता है जीपीयू का। तो अब इसको रन कर देना साथ में मेरे, एंड वील बी डिस्कसिंग द कोड पार्ट ऑफ द बेसिक ज्ञान। फिर एक हम लोग करेंगे ज्ञान विद कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स, जो कल मैंने आपको CNN पढ़ाया था, उसमें कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स थी। एंड इसको नोटबुक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप नोटबुक खोलो, अपना यहाँ पे कॉपी एंड एडिट की ऑप्शन आ रही होगी, आप कॉपी एंड एडिट करो उसको एंड स्टार्ट कर दो अपना सेशन। स्टार्ट होने में भी 30 सेकंड्स to 1 मिनट लगता है। I'll give you 2 minutes and तब तक किसी को कोई डाउट है, यू कैन अनम्यूट, यू कैन टॉक टू अस, मेरे से बात कर लो, ईश्वरन को टेक्स्ट कर दो, इट्स अप टू यू। 2 मिनट्स का आपको टाइम दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट टू इमेज, किसी ने, हाँ, ये कनव ने जो क्वेश्चन पूछा है मेरे से, हाउ डू यू कन्वर्ट टेक्स्ट इनपुट इनटू इमेजेस दैट क्रिएट्स इट्स ओन। तो यहाँ पे एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की लेयर डलती है उसमें। तो जो आपने वो क्रेयॉन देखा था उसमें टेक्स्ट से जा रहा था, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और वो सब इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ डिफ्यूजन मॉडल लगा था। ये हम लोग, जब आप NLP पढ़ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि उसके अंदर भी फीचर्स होते हैं टेक्स्ट में भी। तो फीचर्स को यूज करके इमेजेस क्रिएट किया, तो इनिशियली ट्रेनिंग डेटा ऐसा दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होती है। तो टेक्सचुअल फीचर्स और इमेज के फीचर्स के बीच में रिलेशन निकाल के आगे बढ़ते हैं, जिसके काफी सारे अलग मॉडल्स होते हैं जिसको आप बाद में खुद एक्सप्लोर भी कर सकते हो। एंड थोड़ा बहुत हम लोग इंट्रोडक्शन इसका NLP के टाइम पे देंगे कि टेक्स्ट के अंदर से फीचर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सब। So that is a combination of generative adversarial network image processing and natural language processing, दोनों fields इसमें merge हो रहे होते हैं to create such amazing images जो हमने text input दिया and image output। I hope आपका डाउट क्लियर हो गया, और कुछ भी हो तो feel free to text me। And बाकी लोग, I hope आप लोग नोटबुक रन कर रहे हो। I'll wait for another minute or two because I want कि आप लोग साथ साथ रन करो मेरे, and आपको हर सेल का आउटपुट दिखे, and उसके साथ आप थोड़ा बहुत अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, प्ले अराउंड करना चाहते हो कोड के साथ, आप गो अहेड डू दैट। यहाँ पे हम लोग एमनिस का जो डिजिट रिकॉग्नाइजर डेटा सेट है, वो हैंड रिटन डिजिट्स का, उसको यूज करने वाले हैं बिकॉज इट्स सिंपल, इट्स लाइट वेट एंड वो जल्दी से ट्रेन हो जाएगा। यूजुअली जो हम गैन मॉडल्स ट्रेन करते हैं, जो हेवियर गैन्स होते हैं, दे टेक लाइक आवर्स टू ट्रेन ऑन अ सिस्टम विद अ जीपीयू लाइक P100, अनलेस अनटिल आप लोग अपने कॉलेजेस, जैसे आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे थापड़ के हैं, तो थापड़ में डीजे एक सर्वर है, तो उस पे रिसर्च वगैरह करते हैं आप लोग के प्रोफेसर, अगर आप उनसे कोलैबोरेशन करो, उनसे बात करो, उस पे भी आप कैन ट्रेन कर सकते हैं, वो काफ़ी फास्टर ट्रेन होंगे, मच मच फास्टर।
I'll wait for another minute or so, and अगर आप लोग का हो गया है रन तो just let me know. Yes, कनक ट्रेनिंग डेटा इनका बहुत लार्ज होता है. आई थिंक इन्होंने पूरा इंटरनेट स्क्रैप कर लिया था इस टाइप के, लाइक जैसे चैट जीपीटी का भी बहुत हेवी ट्रेनिंग डेटा सेट था, वैसे ही इस डेटा का भी बहुत ज़्यादा हेवी ट्रेनिंग डेटा सेट है कोरिलेशन वालों में. बट हाँ, आई थिंक डिफ्यूजन मॉडल्स जब यूज़ करते हैं इन लोग के बैकएंड में क्या यूज़ हो रहा है, आई एम नॉट श्योर. तो अनसुपरवाइज्ड मेथड से भी इन्होंने ट्रेन करा हो सकता है. इट्स नॉट अ बिग. बट हाँ, जो हम लोग गैन्स ट्रेन करते हैं उसके लिए हमारे को हेवी डेटा सेट चाहिए होता है, लाइक 20-50,000 इमेजेस इज अ प्रीटी नॉमिनल डेटा सेट जो हम यूज़ करते हैं जनरली. यहाँ पे आई थिंक 1000 पे काम कर रहे हैं बिकॉज दीज आर द बिगिनर डेटा सेट्स. बट जब आप आगे जाओगे, इफ यू वांट टू चेक आउट माय गिटहब या फिर आप ईशकन की प्रेजेंटेशन में भी देखोगे, द डेटा सेट्स बीइंग यूज्ड आर मच 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 हेवियर. उससे कई बार आपके जुपिटर कर्नल्स भी क्रैश करते हैं, वो भी होता है. इवन थोड़े जो लाइट वेट सर्वर्स होते हैं उन पे अगर ट्रेन करने जाओगे तो वो भी क्रैश कर जाते हैं, बिकॉज इसमें आपको ईपॉक्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा लगती है इस टाइप के एल्गोरिथम को यूज़ करने के लिए. बट आप स्टेट ऑफ द आर्ट अच्छे सर्वर्स पे करोगे तो दे इवन डू इट इन 1-2 मिनट्स, जो नॉर्मल हमारे कैगल वगैरह पे 6 to 10 आवर्स लगते हैं. एक किसी में आई रिमेम्बर मैंने किसी का ब्लॉग पढ़ा था, दैट गाय ट्राइड टू रिक्रिएट स्टाइल गैन एंड ट्रेन इट ऑन गूगल कोलैब. So when he was training it on Google Colab, it took him about 2 weeks, if I'm not mistaken. तो Google Colab I think आप 10 to 12 hours per day यूज़ कर सकते हो उसको. तो उसे 10 to 12 hours यूज़ करना, उसके बाद चेक पॉइंट में स्टोर कर देना उस मॉडल को कि हाँ यहाँ तक ट्रेन हो गया, यहाँ तक ट्रेन हो गया, यहाँ तक. वो भी चेक पॉइंट में आपको बताऊंगा थोड़ा सा. चेक पॉइंट में स्टोर करना इज लाइक .h5 फाइल एक क्रिएट कर सकते हो आप. .h5 फाइल में आपके मॉडल के वेट स्टोर हो जाते हैं, एंड उस वेट्स को आप कभी भी एज अ मॉडल कॉल कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो. तो प्रोडक्शन लेवल एनवायरनमेंट या सिस्टम्स में मॉडल डायरेक्टली हर बार ट्रेन नहीं हो रहा होता. सेव्ड मॉडल प्रिडिक्शन के लिए यूज हो रहा होता है डायरेक्टली. तो प्रिडिक्शन में तो टाइम नहीं लगता क्योंकि आपने मॉडल ऑलरेडी ट्रेन कर दिया. तो हर बार अगर आप इटरेट करोगे, ट्रेन करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड बहुत ज़्यादा सर्वर पे लोड भी डल जाएगा. तो आपका ट्रेंड मॉडल ही यूज हो रहा होता है वैल्यूएट करने के लिए. ऑलराइट, चलो मैं अब स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेनेशन. तो इसमें आप देखो, स्टार्टिंग में हम लोग ने अपनी लाइब्रेरीज जो रिक्वायर्ड थी वो इंपोर्ट करी. हमने अपने हाइपर पैरामीटर्स को डिक्लेयर करा. उसके बाद यूटिलिटी फंक्शन मैंने ये बनाया था कि हम लोग वो क्रिएट कर सकें इमेजेस से गिफ्स, जो आप आगे देखोगे, जो विजुअलाइजेशन देखोगे उसके लिए. अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, यहाँ पे हमने अभी डेटा को लिया है केरास डेटा सेट से लोड करा है इसको.
उसको रीशेप करा एंड इसको नॉर्मलाइज कर दिया हमने यूज करने के लिए, नॉर्मलाइज ब्लैक एंड व्हाइट में कर दिया उसको। देन अब हम जनरेटर, जो हमारा असली पार्ट इज, द जनरेटर विल ट्राई टू क्रिएट इमेजेस दैट आर गुड इनफ टू फूल द डिस्क्रिमिनेटर, वो टारगेट है हमारा। तो इसमें मैंने अभी सिर्फ डेंस लेयर्स यूज करी है बिकॉज मैं सबसे इंट्रोडक्टरी लेवल का मॉडल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट उसमें 256 लेयर्स है, नेक्स्ट में 512, उसके बाद 1024 न्यूरॉन्स हैं इसमें। ये मैं ऐसे इनको इंक्रीज इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये ज्यादा डिटेल में जाके ज्यादा डिटेल देख सके उस टाइप से। यहाँ पे बीच में हम लोगों ने बैच नॉर्मलाइजेशन और वो सब भी लगा रखा है। तो ये लेयर्स हमने बेसिक जनरेटर के लिए बिल्ड करी हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं डिस्क्रिमिनेटर मॉडल पे। डिस्क्रिमिनेटर एक सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, क्लासिफिकेशन वाला न्यूरल नेटवर्क है। इसमें हमने एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड, मैंने एक एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में भी कल पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था सॉफ्टमैक्स जो यूज होता है वो होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। यहाँ पर हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि फेक है या रियल है। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सिग्मॉइड फंक्शन यूज हो रहा होता है। तो वहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेटर को अपने बिल्ड कर दिया। इसमें ये बेसिक क्लासिफिकेशन का डिस्क्रिमिनेटर है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें हमने वही मैंने ऑप्टिमाइजर्स भी आपको बताए थे, तो हम एडम ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एंड मैंने आपको बताया था लॉस फंक्शन, तो लॉस फंक्शन हमारा है डिस्क्रिमिनेटर के लिए बाइनरी क्रॉस एंड ड्रॉप। एंड हम लोग ने इसको आगे ट्रेन मॉडल को कंपाइल कर दिया। आप एक बार समरी देखना चाहो, एक सेकंड में होल्ड करो, समरी देख लो एंड होपफुली आप लोग यहाँ तक रन कर लिया होगा, मेरे साथ साथ रन कर रहे होगे आप लोग। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग इसको ट्रेन करने जा रहे हैं। तो जो हमने हर ईपॉक के लिए अलग से ट्रेन कर रहे हैं इसको, उसमें इनिशियली हमने एक रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉइज इनपुट में दिया और उसको फिर हम लोग यहाँ पे लॉसेस जनरेट हो रहे हैं हमारे ऊपर फंक्शन जो देखे थे आपने उनके बेसिस पे। यही लॉस अब फीड होता है हमारे जनरेटर को एंड उसके साथ क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेटर को। दोनों जब लॉसेस को, जब लॉसेस उनके अंदर फीड होते हैं फिर वो ट्रेन होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, इम्प्रूव होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। वो तब तक इम्प्रूव होते हैं जब तक अच्छे वो मॉडल्स ना बन जाए। यानी देखो अब डिस्क्रिमिनेशन की जब 69% के आसपास एक्यूरेसी आई तो हमने मॉडल रोक दिया। इसका मतलब हमारा टारगेट यहाँ पे था डिस्क्रिमिनेटर की एक्यूरेसी को कम करना, ना कि ज्यादा करना। मतलब जब वो फेल करे कि रियल और फेक में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेटर इज वर्किंग, हमारा जनरेटर इज वर्किंग वेरी वेल एंड हम उससे आउटपुट ले सकते हैं। ये हमारी आउटपुट इमेजेस जो जनरेटर ने जनरेट करी है। मैंने आपको ऊपर फंक्शन दिखाया था ना एक कि वो गिफ्ट क्रिएट करने के लिए जो मैंने बनाया था, तो आप देखोगे इसमें जो नॉइज होता है, जैसे हम टीवी आपका पुराने जमाने के जो टीवीज होते थे वो जब ज़ करके आवाज निकालते होते थे यानी कि स्टैटिक सा आता था स्क्रीन पे ना, दैट्स नॉइज। तो देखोगे वो नॉइज से लेके यू नो हैंड रिटन डिजिट्स तक कैसे जा रहा है, पूरा ही थोड़ा फास्ट पेस्ड है। अब देखो कैसे जा रहा है। मुझे स्टार्टर मॉडल के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। ओके, अब अभी किसी को डाउट है यहाँ तक कुछ ना समझ आया हो, लेट्स डिस्कस, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इट। तो कैसे किया? Not audible clearly. Hello. How did Yo, we can stop you just this? yeah? So how did I stop this? I think that's what your question is. So we saw that the discriminator was giving a lower accuracy. तो हमने उसको stop कर दिया and इनके losses वगैरह को देखकर after a certain number of epochs हमने stop करा, images generate हुई, images को देखा and we have felt कि so the images are doable, जैसे 0 7 8 3 5 3 4 9 0 इस टाइप के मेरे को रीडेबल लगे तो वी स्टॉप इट। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बहुत ज़्यादा आता है, इन्वॉल्व होता है एंड मॉडल आपने किस टाइप का बनाया, क्या हाइपर पैरामीटर्स, ये बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप गैन मॉडल ट्रेन कर रहे होते हो, तो एक्सपेरिमेंटेशन बहुत लगती है आपकी। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? अभी हमारा फर्स्ट आपका लाइक अगर टेक्निकली बोलो तो यू हैड योर इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, और अगर आप मेरे साथ साथ रन कर रहे हो एंड आपका रन आई थिंक अभी ट्रेन ही हो रहा होगा मॉडल, तो आप रन कर रहे हो तो आपने अपना पहला जनरेटिव एआई का मॉडल ट्रेन कर लिया है, एक आपने पहली इमेज जनरेशन कर ली टेक्निकली। एनी क्वेश्चंस एनीवन? एंड वील मूव फॉरवर्ड इन, आप आई थिंक ट्रेन हो रहा होगा मॉडल अगर आप अपने उससे रन कर रहे हो। वेल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स कि आपका ट्रेन हो जाए एंड देन मूव फॉरवर्ड। हम अगला कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स यूज होनी है अगले उसमें।
मैंने जो कल पढ़ाई थी। अगर किसी ने नहीं पढ़ी, आई एम गिविंग यू 1-2 मिनट्स कि एक बार आप रिकैप कर लो, कल की पीपीटी देख लो, गूगल सर्च कर लो कि कन्वोल्यूशनल लेयर होता क्या था, उसका यूज़ क्या था, ताकि मैं आगे मूव फॉरवर्ड कर पाऊँ, बिकॉज़ वही लेयर्स कल कन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर जो मैंने आपको आर्किटेक्चर दिखाया था, वो यूज़ होने वाला है। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने यूनेट और रेजनेट का आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है, बिकॉज़ जब आगे ईशकरण आपको साइकिल गैन या ऐसा गैन शो करेगा, तो उसमें रेजनेट और यूनिट का आर्किटेक्चर डायरेक्टली यूज हुआ है। एंड आपको वो दिखाएगा कि कैसे हम लोग यूनिट को यूज करके उसने जनरेटर बनाया, दूसरा जनरेटर रेजनेट को यूज करके बनाया, कैसे उन्हें कनकैटिनेट करा। मोर ऑन दैट लेटर। आई गिव यू 2 मिनट्स, आई थिंक आपका भी रन हो रहा होगा, रन हो जाएगा एंड आई मूव फॉरवर्ड। सो होपफुली आप लोगों का रन हो गया होगा। अब हम लोग करेंगे डीसी ग्रान जो कॉन्वोल्यूशनल लेयर से बना हुआ है। विल ट्रेन दैट ऑन द फैशन एमनेस डेटा जो आपको कल मैंने दिखाया था डेटा सेट, जिसमें ढेर सारा, जो मैं आपको 3D में भी उसका विजुअलाइजेशन दिखाया था डेटा का, जिसमें आपके पास हील्स थे, शूज थे, बैग्स थे, टॉप्स थे, उस टाइप का सारा डेटा सेट था उसमें। आपने उस टाइम में पर्पल एंड ग्रीन कलर का विजुअलाइजेशन क्रिएट किया था मैंने, अगर आपको याद हो कल का सेशन। तो वही स्टार्टिंग में हमने जैसे उसके साथ करा था, एमनिस्ट के साथ हैंड रिटन वालों के साथ ऐसे प्री प्रोसेस करा है इसको। अब द डिफरेंस यहाँ पे आता है, ये हमने जो जनरेटर का मॉडल क्रिएट किया है यहाँ पे, ये मॉडल आप देखो, इसमें जो लेयर्स लग रही है, स्टार्ट तो हमने डेंस लेयर से करा है, जो इनपुट है। उसके बाद हमारी अप सैम्पलिंग लेयर लगती है। अप सैम्पलिंग क्या होता है, जो हमारी इमेज की डायमेंशंस है उसको इंक्रीज करने के लिए होती है ये लेयर, ताकि उसके ज्यादा फीचर्स को हम लोग देख सकें। फिर कॉन्वोल्यूशन 2D लेयर रहती है, वो अगर आपको कल का CNN का लेक्चर याद हो, तो कॉन्वोल्यूशन लेयर का मेन काम होता है फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना। तो फीचर एक्सट्रैक्शन कर रही है। यहाँ पे पैडिंग का मीन की पैड भी हम लोग कर रहे हैं इसको आगे से, अगर फिल्टर का साइज से बाहर, इमेज से बाहर जा रहे हैं तो उसमें जीरो पैडिंग हो जाती है, उस टाइप का। बैच नॉर्मलाइजेशन करके हम रेलो एक्टिवेशन लगा रहे हैं इसमें। एंड इस टाइप से ये सेम हमने 2 बार आर्किटेक्चर यूज कर दिया। ये है हमारा जनरेटर मॉडल फॉर दिस पर्टिकुलर यूज केस। अब एक बार आर्किटेक्चर्स का देख लो, सारी लेयर्स क्या क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं अप सैम्पलिंग क्या करती है, यहाँ पे देखा ना आपने, अगर यहाँ पे 0 14,14,128 की शेप थी इनिशियली, जो इनपुट आया अप सैंपल को, और उसने आउटपुट में जनरेट करी 28,28,128, मतलब उसने डबल कर दी उसकी फर्स्ट टू वैल्यूज की शेप। तो दैट्स द यूज केस ऑफ एन अप सैम्पलिंग लेयर। यहाँ पे भी 7,7 से उसने 14,14 कर दिया था। ऑलराइट, अब डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल पे। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल इज एग्जैक्टली द सेम एज कल का हमारा CNN का क्लासिफिकेशन मॉडल। अब CNN क्लासिफिकेशन में वही कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगती है,
रेलू लेयर लगती है। ड्रॉप आउट क्यों लगाते हैं, कोई बताना चाहेगा? व्हाई डू वी यूज द ड्रॉप आउट? ड्रॉप आउट 0.25 लिखा है, इसका क्या मतलब है? ऑलराइट, तो ये ड्रॉप आउट का असली यूज केस ये होता है कि वो रैंडमली कई न्यूरॉन्स को जीरो की वैल्यू दे देता है, जीरो वेट दे देता है। वो जीरो वेट का मतलब ये हमारे को ओवरफिटिंग प्रिवेंट करनी होती है कि वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ही बैठ ना जाए, मॉडल ट्रेन ना हो जाए पूरा कि सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को वो स्टडी कर पा रहा है, जनरलाइज बाकी डेटा को नहीं स्टडी कर पा रहा, तो हम ड्रॉप आउट लेयर लगाते हैं। तो ये ड्रॉप आउट लेयर उसकी वजह से लगी, तो 25% उसको वो ड्रॉप करता है, जीरो करता है उसके वेट्स को, ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करता है। यहाँ भी हमने एक्टिवेशन फंक्शन जो एंड में यूज किया, दैट सिग्मॉइड। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सिग्मॉइड होता है, मल्टी क्लास के लिए सॉफ्टमैक्स। आई थिंक ये ट्रेडिशनली ऐसे ही यूज किए जाते हैं, अगर आप देखना चाहो तो अपने प्रॉब्लम्स में। इसमें भी आप थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, वो करोगे, उससे आपको फर्क खुद सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का लॉस यूज करा है, एडम ऑप्टिमाइजर सेम यूज करा ऊपर के जैसे, एंड हम कंपाइल कर दिया अपने मॉडल। मॉडल देख सकते हो। ये सीक्वेंशियल वन और सीक्वेंशियल एंड सीक्वेंशियल वन का यहाँ पे मतलब है, ये हमारा एक जनरेटर है, एक हमारा डिस्क्रिमिनेटर। ये जो गैन्स हैं, दे आर अ वेरी 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 गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स वर्किंग टुगेदर। इसमें एक चीज और मैं आप लोग को दिखाना चाहता था, ऊपर वाले एल्गोरिथम। ये जहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेनेबल इक्वल टू फॉल्स लिखा हुआ है, ये ट्रेनेबल इक्वल टू फॉल्स का मतलब है कि ज्ञान जो होगा हमारा जनरेटर को ट्रेन करेगा, डिस्क्रिमिनेटर को नहीं करेगा एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम नहीं ट्रेन इसलिए करेगा बिकॉज अगर वो डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर साथ में ट्रेन होने लगे तो जनरेटर को उसके वेट समझ आ जाएंगे। उसके अगर उसे वेट समझ आ गए डिस्क्रिमिनेटर के, तो उसको फूल करना बहुत ईजी होगा। वो अच्छी इमेजेस नहीं भी दे रहा होगा, बट फिर भी डिस्क्रिमिनेटर को लग रहा होगा कि वो अच्छी इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे को ट्रेनेबल इक्वल टू फॉल्स रखते होते हैं हम लोग यहाँ। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप ईश्वरन को चैट में भी पूछ सकते हो एंड मेरे से भी पूछ सकते हो, आप अनम्यूट कर। हाँ, यहाँ पे भी इस वाले मॉडल में भी ट्रेनेबल इक्वल्स टू फॉल्स ही लिखा हुआ है। अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब ये मॉडल भी सेम एज अबव, हमने वही दो लॉस फंक्शंस लगाकर इसको ट्रेन करा है। इनपुट में उसको नॉइज दी है हर इपॉक के लिए, एंड वो ट्रेन हुआ। एंड अगर आप आउटपुट देखना चाहो, इस टाइप का आउटपुट जनरेट हो गया हमारा, जो इमेजेस जनरेट हुई। आपको अगर कल वाला डेटा सेट याद होगा, यही सिमिलर इमेजेस जनरेट हुई थी बट पर्पल एंड ग्रीनिश कलर्स में। एंड मैंने इसकी सेम वही जीआईएफ वाली विजुअलाइजेशन भी कर रखी है मैंने। आप देखना चाहो तो नॉइज से लेके डेटा कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे वो जनरेट हो रहा है धीरे धीरे कर। जो कैन होता है, एंड मैंने आई थिंक डिसएडवांटेजेस के टाइम पे भी बताया था, दे आर वेरी 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 सेंसिटिव एल्गोरिथम, दे आर सेंसिटिव टू हाइपर पैरामीटर्स, एंड इट्स पॉसिबल कि कई बार जो जनरेटर का लॉस होता है वो जीरो हो जाता है एंड डिस्क्रिमिनेटर का लॉस बढ़ता रहता है। तो इस टाइप के काफ़ी इश्यूज आते हैं जिसको आपको प्रिवेंट करना पड़ता है जब इन डेप्थ स्टडी करोगे या आप कोई कोर्स करोगे, जो मैंने यहाँ पे जैसे शो करा था। एंड यहाँ पे डीप लर्निंग एआई का बहुत अच्छा जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क का कोर्स है, आप ट्राई कर सकते हो। इसको ऑडिट कर लो या फाइनेंशियल एड ले लो इनमें, एंड आप उस हिसाब से इनको यूज कर सकते हो। एंड अब हाँ, इसमें एक चीज और रहेगी, द वेरी गुड थिंग अबाउट दिस इज अ वेरी हेवीली रिसर्च टॉपिक। तो इनिशियल स्टेजेस में या अनलेस अनटिल आप खुद रिसर्च में हो, आप लोग का बेटर रहेगा अगर आप दूसरे लोगों के कोड को स्टडी करो, उनके मॉडल्स को अंडरस्टैंड करो, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ ऑब्वियसली प्ले अराउंड करना चाहिए, सीखना चाहिए। उनके मॉडल्स को जब स्टडी करोगे तो उसके बाद आपको बेटर मिलेंगे, आपको समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं वो लोग, क्यों कर रहे हैं, उनको आप डायरेक्टली अपने यूज केसेस के लिए यूज भी कर सकते हो। जैसे अभी साइकिल गैन, एसआर गैन हो गया, डब्ल्यू गैन हो गए, इस टाइप के पिक्स टू पिक्स हो गया, इस टाइप के बहुत सारे जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। एनवीडिया का जो स्टाइल गैन है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गैन मॉडल्स दैट एग्जिस्ट टुडे, विद ह्यूमन फेसेस भी उसी से बनाए गए। And I think that's all from my end for today. Baki Ishkaran will be continuing. I think it's a break for about 15 minutes. आप देख सकते हो।
आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो मेरे से, इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई एम हियर राइट। हमने पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे पढ़ा था, एक आपको कहा गया था टास्क एज अ दैट यूनिट का आर्किटेक्चर जो है हमको पढ़ के आना है। तो यूनिट का आर्किटेक्चर is I hope that everyone has read about it. If not, then I have provided a link in the Thapa Summer School के WhatsApp group में. If anyone has any doubts over there, they can go to that blog. It's a Medium blog, and you can study about all of it. Basically, unit architecture जो होता है, it is in the form of a U shape, and उसके अंदर आपका कहते हैं पहले डाउन सैम्पलिंग ब्लॉक्स होते हैं, then along with them कहते हैं अप सैम्पलिंग ब्लॉक्स. So इसके accordingly हम लोग आगे कम करते हैं उसके अंदर. The cycle GAN which we are going to discuss over here consists of like two generators and a discriminator. First of all, I'm going to show you one diagram over here, one picture. All right. So the work of a SI GAN is like if we have two horses, parallelly, let me open two images for you guys. All right. So if we have two horses over here, which have a similarity over there, and the two horses and a zebra, we have a generator between a horse and a zebra, that is generator one, and again a generator two between the horse and the zebra. So what the generator does is that it removes the stripes of the zebra and produces the images of the horse in such a way that the generated images of the zebra are similar to that of a horse. So this is what a cycle GAN does. So ऐसे हम लोग cycle GAN का work होता है हमारा. All right. So if you guys have any doubts in between, drop a message to Turnav. We'll answer all of your doubts on the chat itself. Otherwise, at the end of the session, I'll even open up the chat box and respond to them accordingly. ठीक है. तो what happens is like we have two generators in between, और ये दो generators जो होते हैं they are made upon different models, and those models are UNet and ResNet. ठीक है. So हम क्या होता है, now what happens with us is that we all know that the GAN models जो होते हैं, they are really really tedious to train to. So we need to make sure that we have made the checkpoints in between the model so that we can, whenever the kernel crashes, so that we can recover the data back and start from the programming right from there. And yes, the data set और जो भी होता है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग किस बेसिस पे हमारा डाटा सेट है और कहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं. लाइक रिसेंटली एक मैंने अभी एसआर गैन ट्रेन किया था. उस एसआर गैन के अंदर मैंने अगर I tried first with 6 epochs, but कहते हैं वो 6 epochs जो थे, they were not able to run properly because आपका क्या होता है, जो सर्वर सेशन जो होता है for calculates just for 12 hours and each epoch was taking around 12 hours. So अब 6 epochs हैं तो 12 hours तो वैसे ही crash हो गए, तो और सर्वर crash होने के chances थे. That's why I had to abort that program and start again with the 3 epochs one. All right. So but cycle GAN की अलग requirements होती हैं. We'll talk first in depth about cycle GAN and then we'll move ahead with the SR GAN. So होता क्या है, ऐसा जो cycle GAN होता है, I basically show you the architecture over here. I hope the screen is visible to you now. Yeah. So मैंने स्टार्टिंग को कहा था कि whenever कि आपने कभी एडवांस लेवल में जाना है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, तो जैसे सम कंपटीशन known as I am something of a painter myself, तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करो. It has what the task of the competition is कि यहाँ पर आपको images दी जाती हैं which have to be converted into monet images. The data set consists of both images and the monet ones. उसकी basis पे हम लोग generator and discriminator में run करते हैं. And वो कहते हैं ping pong होता है play. जैसे हम कहते हैं generator keeps on generating the images and discriminator keeps on finding the differences. If till the time we find an image which is of the same, which doesn't have any differences, which can be visible by the naked eye or visual eye. So तब तक वो generate करता रहता है images. इसके कारण हमारा GAN जो होता है takes a lot of RAM and GPU both, CPU and both होता है. That's why it's necessary कि हम लोग GPU use करें. All right. So all right. First of all, I'll say कि हम लोग ना एक edit copy कर लो आप लोग and make sure that your GPU T4 is enabled over there. All right. First, उसके बाद you might have a question over here that ये मैंने pip install DeepSeek क्यों किया है. ये DeepSeek एक basically एक Microsoft की library है जो आपकी processing जो होती है ना code, it makes it fast. तो मैंने just to add a bit of more processing and a bit of more speed to it, तो मैंने उसको थोड़ा सा speed उसकी जो थी मैंने increase कर दी थी by using this DeepSeek. All right. अब होता क्या है ज्ञान के अंदर, जैसे आपको मैंने कहा था पिंग पोंग खेला जाता है, वैसे ही मैंने इसके अंदर पिंग पोंग खेला है यूजिंग द कहते हैं images that I had. First I built a generator and then the discriminator. आपको जैसे कहा था कि साइकिल GAN की सबसे बड़ी खासियत है ये है कि भाई इसके अंदर दो जनरेटर्स लगे हैं
तो इसी तरह मेरे मॉडल के अंदर भी 2 जनरेटर्स लगे हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमें जनरेटर जो होता है उसका खुद हमें क्रिएट करना पड़ता है, एंड समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जनरेटर्स। लाइक इन दिस एसआर गैन के अंदर हमें जनरेटर मैंने ऑलरेडी एग्जिस्ट जो करता था वही किया, उसको थोड़ा अपना अपने हिसाब से फाइन ट्यून किया लेटर ऑन। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने पहले खुद अपने हिसाब से जो यूनिट आर्किटेक्चर था वो डिफाइन किया। आई शो यू लेटर ऑन कि मैंने कैसे क्या किया है। यूनिट आर्किटेक्चर मैंने पहले डिफाइन किया, लाइक कैसे मैंने रेजिडुअल बॉक्स डिफाइन किए पहले अपने हिसाब से, देन द डाउन सैम्पलिंग ब्लॉक्स एंड अप सैम्पलिंग ब्लॉक्स, ऑल ऑफ दीज थ्री, एंड मैंने अपने हिसाब से ही जनरेटर, यूनिट का जनरेटर एंड रेजनेट का जनरेटर, दोनों के दोनों अपने हिसाब से मैंने ट्रेन किए। ठीक है, एंड जो डिस्क्रिमिनेटर था वो भी उसको बेसिस पे कॉल किया। yes there can be two discriminators भी हो सकते हैं, but in this I just use one discriminator and उसके पे इकट्ठा हो गया। and जो loss जो होता है जनरेटर का, आपको पता ही है, जैसे सनप ने अपने प्रीवियस सेशन ही told you about कि जनरेटर लॉस भी होता ही है एंड डिस्क्रिमिनेटर लॉस दोनों होते हैं, एंड उसके डिपेंडेंट होता है कि कैसे हम करेंगे। ऑलराइट, तो अब आगे हम मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मेरे जनरेटर में मैंने ये किया, अब मैंने बेसिकली हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, वी कैन मेक अ गैन यूजिंग अ पाइटॉर्च एंड टेंसरफ्लो बोथ। तो मैंने दोनों के दोनों जो अपने गैन्स हैं वो कहते हैं वो दोनों के दोनों गैन्स जो हैं, मैंने वो दोनों के दोनों गैन्स अपने पाइटॉर्च के बेसिस पे इम्प्लीमेंट किए हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पाइटॉर्च लाइब्रेरीज यू कैन सी, वो मैंने वो यूज करी है, तो यू कैन सी द पाइटॉर्च लाइब्रेरीज दैट वी हैव यूज्ड ओवर हियर। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन इज कि मेरा जो एसआर गैन है वो भी पाइटॉर्च के बेसिस पे ही ट्रेंड है। ठीक है, अब वो भी पाइटॉर्च मैंने यूज किया है, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हम टेंसरफ्लो पे करें या पाइटॉर्च पे करें, so it keeps on going on. All right, guys, if you have any doubts, first of all drop the messages to Tanav, he'll clear them on the chat itself. ठीक है, तो वो आपको Tanav आपको चैट्स क्लियर कर देगा, लाइक ही विल क्लियर आउट द डाउट्स ओवर देयर ऑन द चैट इटसेल्फ। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप अपना जीपीयू ऑन करते हो एंड यू कैन रन ऑल ऑफ दिस कोड ब्लॉक्स इन वंस। बट हाँ, जो आपकी ट्रेनिंग मॉडल जो है लास्ट में एकदम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, दोज वो जो है वो रन नहीं करेगा, क्योंकि लाइक इट विल टेक सम टाइम विच वोंट बी सफिशिएंट इन द, कहते हैं यहाँ पर, लाइक सेशन के अंदर नहीं कंप्लीट हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी मेरे को पूरा साइकिल गैन ट्रेन करने में अराउंड 6 आवर्स लग गए थे। तो इसलिए आई से कि दिस टेक दिस एज अ टास्क एट होम, कि आप इसको घर पे जाके दोनों गैन्स आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं इन द रिसोर्सेज, आप दोनों के दोनों गैन्स को आप कहते ट्रेन करो अपने हिसाब से, and see how the output files are generated. Even though I'll show you the outputs over here even, but still training them on your own will help you out. Okay, so I guess all of you have coped up till here. ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या क्या कैसे कैसे की है। जैसे मैंने मोस्टली जो आप देखोगे, मैंने बेसिक पाइथन के जो होते हैं, जैसे पाइथन हम यूज करते हैं, डेफ फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, सुपर क्लासेस होती हैं, उसके बेसिस पे मैंने पूरा का पूरा यूज किया है। जैसे क्या हो गया, जैसे मैं शो इमेज है, अब शो इमेज के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक पूरा फंक्शन डिक्लेयर कर दिया फॉर शोइंग द इमेजेस ओवर हियर। बट यू माइट गाइस हैव अ क्वेश्चन ओवर कि मैंने इमेज अंडरस्कोर टेंसर को डिटैच क्यों किया, डिटैच डॉट सीपीयू क्यों किया हुआ है। अब क्या होता है, हमारे पास ना रिसोर्सेज जो होती हैं किसी भी, लाइक जीपीयू हो गया या सीपीयू हो गया, दे ऑल आर लिमिटेड ओवर हियर। ऑलराइट, तो जब ये लिमिटेड होती है ना, तो हम लोग को एक बात नोटिस करनी होती है कि भाई वी डोंट क्रैश द सीपीयू व्हाइल ट्रेनिंग ऑन जीपीयू, एंड वी डोंट इवन क्रैश द जीपीयू व्हाइल ट्रेनिंग ऑन, लाइक हम साइमल्टेनियसली ट्रेन कर रहे हैं तो दोनों दोनों हमारे चलने चाहिए, एंड बोथ ऑफ देम शुड नॉट क्रैश। ठीक है, दैट्स व्हाई व्हाट आई डिड वाज, ऐसे प्लॉटिंग ऑफ इमेजेस जो होती है तो बेसिक फंक्शन है, तो इसको हम जीपीयू पे रन करने से बजाय हम सीपीयू रन करें तो हमारा जीपीयू पर लोड जो है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको डिटैच करके सीपीयू पे डाल दिया। एंड गाइस, ये आपको होता है जैसे कि हम डीएससी में पढ़ेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने करना होता है, जैसे ओएन हो गया सबसे कम, ऐसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है ना, यहाँ पर भी रिसोर्स मैनेजमेंट आपको यूज करनी चाहिए, आनी चाहिए। ऑलराइट, आई होप यू गाइस हैव कोप्ड अप टिल हियर। इफ एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप टू तनव, he'll clear out the doubts for sure. Moving on next. अब मैंने क्या किया, एक कस्टम ट्रांसफॉर्मर की मैंने एक ना क्लास कॉल कर ली ओवर हियर। ये बेसिकली मैंने इसलिए कॉल की ताकि मैंने कहते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी मैंने करनी हो, अपने डाटा सेट जो बनाना हो, मैं इसके थ्रू मैं बेसिक प्रोसेसिंग अपनी जो होती है वो करी। ठीक है, आगे जाके मैंने नेक्स्ट जो किया है वो ये है कि स्टोरिंग डाटा सेट। अब मैंने क्लास डाटा सेट जो थी उसको स्टोर कर लिया, ताकि मैं अपनी जो इमेजेस जो मेरी प्रोड्यूस होंगी वो साइड बाय साइड में, उसको कहते हैं एक अपनी क्लास के थ्रू वो स्टोर हो जाएंगी एंड ट्रांसफॉर्म होती जाएंगी साइड बाय साइड।
अब that's what I'm trying to tell you is कि भाई देखो whatever I have used is all about basic logic, like basically जैसे मैंने classes declare कर दी, then I declared जैसे यहाँ पर आप देखोगे dm_config जो है, it is nothing but just कहते हैं you can say a dictionary which is having keys like monitor_directory, photo_directory and num_workers and all that. ठीक है, so इसलिए I'll say कि भाई अपने जो Python के basics जो होते हैं ना वो आपके clear होने चाहिए sorry, क्योंकि सिंटैक्स जो होता है किसी भी लाइब्रेरी का वो इजीली सीख सकते हो, बट पाइथन के बेसिक्स जो होते हैं हर एक लाइब्रेरी के वो सेम रहते हैं। ठीक है, सो डजंट डिपेंड वेदर यू आर डूइंग ऑन पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो, आप जिस मर्जी पे करो, आपका जो बेसिक्स होने चाहिए वो क्लियर हो। जैसे आपके यहाँ पर मैंने क्लास डिक्लेयर करी है, अब क्लास को कैसे डेफिनेट के थ्रू कॉल करना है, ये सारा कुछ आपके बेसिक्स के थ्रू आते हैं और बेसिक्स ही यूज होते हैं आपके आगे भी जाके। अब जैसे वहां पर मैंने कीज डिक्लेयर करी थी, राइट, अब मोनिटर का जो की है वो ये है, ये कॉल करेगी फोटो डायरेक्टरी जो है दिस विल बी कॉल बाय दिस। ठीक है, अब तो इसी केस के अंदर मैंने यहाँ पर क्लास डिक्लेयर करी कस्टम डाटा मॉड्यूल, इसके अंदर मैंने सारी सारी जो कीज ऊपर डिक्लेयर करी गई थी यहाँ पर वो मैंने नीचे कॉल कर दी। ऑलराइट, तो ऐसे हम लोगों ने यूज करना है। अब जैसे क्लास होगी, यहाँ पर क्लास जो थी हमारी कस्टम डाटा मॉड्यूल, अब इसके अंदर मैंने एक सुपर क्लास होती है वो कॉल कर दी। अब सुपर क्लास, यू माइट गाइस बी नोइंग अबाउट इट, सुपर क्लास होती क्या है। इफ यू गाइस डोंट नो अबाउट इट आई टेल यू होता क्या है कि वैसे हमारी मेन क्लास होती है पेरेंट क्लास, उसमें से जो आपके कोड्स होते हैं या जो आपके यू कैन से सुपर क्लास हो, तो बेसिकली उसका एक सबसेट होता है पेरेंट क्लास, तो हम वहाँ से कोड्स एंड ऑल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज जो होती है मेन क्लास की वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सुपर बेसिक क्लास में। ऑलराइट, तो आगे हमने अब उसके बाद देख रहे आपको आई मिस्ड वन थिंग ओवर हियर, वो ये थी कि भाई माइट बी गाइस आस्किंग और थिंकिंग अबाउट कि ये जो यहाँ पर मैंने क्यूडा लिखा है, वेट लेट मी आई मिस ओवर हियर, नो जस्ट अ सेकंड, राइट, आई शो इन द लाइब्रेरी इटसेल्फ नोटिस, ये देखो एक मैंने क्यूडा यहाँ पर लिखा होगा, ये देखो एक्सलेटेड टू क्यूडा। क्यूडा जो होता है इज बेसिकली जीपीयू, लाइक ये जीपीयू के तरह से हम जब इनेबल करना होता है वो हम इसके थ्रू क्यूडा के थ्रू करते हैं इनेबल। ठीक है, दो यस आपने वहां पर कहते हैं डाल तो दिए, जीपीयू इनेबल कर दिया हुआ है, बट स्टिल आई विल से कि भाई ये आपने करना होता है ताकि आपके जो नोटबुक है दैट यूजेस अ क्यूडा इन इट, लाइक जीपीयू यूज करे साइड बाय साइड व्हेन यू आर प्रोसेसिंग। हाँ, अब कहते हैं जैसे आपकी लोकल जब मशीन पे कर रहे होते हैं तो आपकी अलग अलग तरीके से होती है, तो अलग अलग तरीके से आप इनेबल कर सकते हो। लाइक अपना कोई कॉन्फ़िगर करना होता है तो इसलिए आप वहां पर अलग तरीके से जीपीयू इनेबल होता है, यहाँ पर अलग तरीके से जीपीयू इनेबल होता है, दैट वर्क्स। ऑलराइट, होपिंग यू गाइस हैव लाइक कोप्ड अप ओवर हियर टिल नाउ, एक डाटा सेट कैसे स्टोर किया, इटरेटिंग कैसे की डाटा सेट्स के ऊपर, ये सारा कुछ इज ऑल अबाउट दिस। ऑलराइट, सो अब होता क्या है मैं नीचे आके ना कहते हैं, अब देखो हाँ, ओवर हियर मैंने एक बेसिकली ना प्लॉट किया कि हमारे पास डाटा सेट किस वे में है। यू कैन सी कि जो मेरा डाटा सेट जो है ना वो ये है कि भाई हमारे पास मोनेट इमेजेस, मोनेट पेंटिंग्स जो हैं वो इस फॉर्म में है, एंड आर्गुमेंटेड फोटोज जो हैं हमारी इस फॉर्म में है। अब यू कैन सी कि भाई दिस फोटो हैज दिस एज अ पेंटिंग, तो हम ऐसे ही सिमिलरली हमारा क्या होता है हर एक फोटो की अलग अलग पेंटिंग्स होती हैं। तो हमने क्या किया, पिंग पोंग की गेम खेल दी कि जब तक कहते हैं हमारा जो आर्गुमेंट मोड पेंटिंग है उसके हिसाब से हमने ट्रेन कर लिया। लाइक जनरेटर यहाँ से आया, जनरेटर ने फोटो जनरेट करी, डिस्क्रिमिनेटर देखा कि भाई मैच कर रही है विद द इमेज दैट वी हैव, नहीं डिफरेंसेस हैं तो उसने वापस भेज दिया, जनरेटर दोबारा जनरेट करी इमेज। सो ऐसे ही ये पिंग पोंग की गेम चलती रहती है, व्हिच मेक्स इट टीडियस टास्क ओवर हियर। ठीक है, तो अब tedious task is not just about training it, but yes, it's about get the typing this whole code, क्योंकि आप आगे से देखोगे जैसे पूरा का पूरा आर्किटेक्चर जो होता है वो मैंने कैसे जनरेट किया है। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया था कि भाई यूनिट सैंपल यूनिट मॉडल जो होता है कंसिस्ट ऑफ डाउन सैम्पलिंग ब्लॉक्स एंड अप सैम्पलिंग ब्लॉक्स, राइट। अब डाउन सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ब्लॉक्स हमने किए होते हैं ना उनका सबसे बड़ा आर्किटेक्चर जो होता है यूनिट का वो इसमें वर्क करता है कि हमने जब भी कोई इमेज डाली, सपोज इमेज इन द फॉर्म ऑफ 512 बाय 512 या कोई भी फॉर्म की है, तो इसके अंदर गई तो वो फिल्टर आउट जब होएगी अपने हिसाब से तो वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आएगी, एग्रीड, बट वो जो आउटपुट इमेज आएगी वो रीसाइज इमेज नहीं आएगी, इट विल बी द सेम एज द साइज ऑफ द इनपुट इमेज। ठीक है, मतलब अगर 512 बाय 512 गई है अंदर तो आउटपुट इमेज जो है दैट विल बी अगेन 512 बाय 512। अंडरस्टूड गाइस, तो ये होता है बेसिकली यूनिट आर्किटेक्चर व्हिच आई लाइक गेस कि जब everyone faced a doubt over here, like in the offline session even people faced doubt about it, so basically अंदर ये होता है कि जैसे अब हम कैसे यूज करते हैं वो ये है। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, इसकी मैंने यहाँ पर डाउन सैम्पलिंग ब्लॉक्स होते हैं वो डिक्लेयर किए थे। अब आपको डाउन सैम्पलिंग तो आई गेस पता ही है
कि क्या होता है, कहते हैं तनव ने भी एक्सप्लेन किया हुआ डाउन सैम्पलिंग कैसे होती है प्रीवियसली इन द लास्ट सेशन। तो डाउन सैम्पलिंग में तो क्या होता है, यूज वो डाउन सैम्पलिंग बॉक्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन लेयर यूज करते हैं तो इंक्रीज द नंबर ऑफ फीचर मैप्स व्हाइल रिड्यूसिंग द डायमेंशन ऑफ द 2D इमेज। मतलब इमेज साइज जो भी था हमारे पास उसकी फीचर्स जो होते हैं उसको इंक्रीज मैप करता है, बट उसका डायमेंशन जो होती है इमेज की, जैसे 512 बाय 512 इनपुट की है तो उसका साइज जो है वो रिड्यूस करता जाएगा बाय ईच एंड एवरी वो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास इसके बाद, वो ये है कि अब हमें डाउन सैम्पलिंग के लिए, जैसा कुछ मैंने कहा था कि मैं डाउन सैम्पलिंग और हर एक चीज के लिए मैंने अपना खुद का कोड जो है वो पूरा का पूरा मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू माय ओन विल। तो मैंने यहाँ पर इसे आपको, ओके लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, इफ एनीवन कैन यू आंसर इट, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड देन आंसर। जैसे तनव ने बताया था कि व्हाट डज, लाइक कल ही बताया कि स्ट्राइड क्या होता है। एनीवन नोज व्हाट स्ट्राइड इज? एनीवन कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड like tell over here? Any one of you guys, please. Guys, please participate over here. And if you have any doubts, do ask so that it's easy for me to know where I'm lagging or what's going on. Anyone? Guys, अभी आपके पास ऑप्शन है। चलो एक काम करते हैं, डू वन थिंग, आप ना पहले डाउन सैम्पलिंग तक एक बार सारा सारा जो भी है आप रन करो इधर तक। ठीक है, कोई डाउट्स है चैट बॉक्स में डालो, आई ट्राई एंड क्लियर देम आउट। वर्क्स एवरीवन? ठीक है, ऑलराइट। सो अभी तक आपको कोप अप करने के लिए टाइम देता हूँ थोड़ा सा, तो आप कहते हैं वो लो एंड आई आंसर योर डाउट्स अकॉर्डिंगली ओवर इट। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन ओवर हियर टू मी इवन और टू तनव, बोथ इक्वली वर्क्स। Guys, so I guess you might be having a error over here. Like आपको warning show हो रहेगी, like this file system plugs in and all. So you can ignore this. Code will run perfectly. It's a warning just because of the import libraries and all. You can ignore this file over here. ये कैगल का इशू ही है, आपका कुछ इसमें है नहीं, हमने import libraries सही दी हुई हैं. You can move ahead with the other things. Anyone else? All right, so none of you have dropped any of the doubts to me or Tanav, so we move ahead with it, hoping that you guys know. ठीक है, but I'll say guys, अगर किसी को doubts हैं तो पूछ लो, we answer them out, that's not an issue. ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया है सबको दिखाया था यहाँ पर। ओके वे भी हम अपने डाउन सैम्पलिंग ब्लॉक्स जो थे आपको दिखाया था कि कैसे मैंने डाउन सैम्पलिंग ब्लॉक्स जो है अपने खुद अपने तरीके से मॉडिफाई किए हैं, अपने तरीके से यूज किए हैं। तो ये डाउन सैम्पलिंग ब्लॉक्स जो थे ऐसे मैंने डिक्लेयर कर दिए, दिस इज ऑल डिक्लेयर्ड इन अ क्लास। ठीक है, देन कहते हैं अप सैम्पलिंग ब्लॉक, सिमिलरली मैंने अप सैम्पलिंग ब्लॉक्स जो थे वो डिक्लेयर कर दिए, इसकी अपनी लेयर्स डाल के जो भी करना था कर दिया। गाइस दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि भाई कल ना आप सबके सब अपने कल आपको कहा था वैसे होम टास्क कि अपना यूनिट का आर्किटेक्चर जो होता है ना वो करके आना यार, कि क्योंकि आगे अब देखोगे मैं कुछ आर्किटेक्चर पूरे को पूरा यूज करूंगा मैं। लाइक यहाँ पर तो मैंने डिक्लेयर कर दिया अप सैम्पलिंग जो वो है, आगे हम पूरा का पूरा डिक्लेयर करता हूँ जैसे कि कैसे होएगा आपको बस। अब क्या हो गया यहाँ पर मैंने जैसे रेजिडुअल ब्लॉक से वो करे मैंने। ठीक है,
रेजिडुअल बॉक्स आई डिक्लेयर्ड ओवर हियर. अब रेजिडुअल बॉक्स आपको बताइए क्या होते हैं. दे हैव कहते हैं कॉम्बिनेशन लेयर्स विद ओरिजिनल इनपुट इज एडेड टू द आउटपुट. ठीक है. अब मैंने क्या किया, जनरेटर बनाया. अब जनरेटर का आपको मैंने कहा था कि भाई थ्रू दिस इमेज ओवर हियर कि हमारे पास कितने जनरेटर्स हैं यहाँ पर. वन एंड द अदर वन इज ओवर हियर द सेकंड वन. ठीक है. अब मैंने आपको कहा था कि दो जनरेटर्स जो हमारे पास हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट का जनरेटर है, एक है रेजनेट का. सो यू कैन सी ओवर हियर कि यूनिट जो जनरेटर है मैंने क्लास कॉल करी यूनिट जनरेटर के नेम पे, उसको डिक्लेयर किया. पहले मैंने डाउन सैम्पलिंग करी उसकी. ठीक है. देन उसके बाद डाउन सैम्पलिंग जब हो गया उसके बाद मैं उसकी अप सैम्पलिंग कर दी ओवर हियर. ठीक है. सिमिलरली उसको मैंने डिक्लेयर किया, कॉल करा. आगे जाके मैंने क्या किया, उसका क्लास बनाई कॉल रेजनेट जनरेटर की. ठीक है. उसको मैं कॉल किया, उसको मैंने डाउन सैम्पलिंग करी और अप सैम्पलिंग दोनों कर दी. एंड सिमिलरली हमारा रेजनेट का आर्किटेक्चर बन जाता. अब होता क्या है, आपको जैसे मैंने सिखाया था कि मैंने यहाँ पर आपको अब इतना बड़ा मॉडल है, आप उसको रन करोगे और ट्रेन करोगे इसके बेसिस पे, तो आपको कहीं ना कहीं आपका कैसे क्रैश कर गया कर्नल. वैसे करता नहीं है इफ यू राइटिंग द कोड ऑल राइट, अगर वो विद इन द लिमिट्स एंड ऑल है. बट नेटवर्क कनेक्शन या एक्सवाईजेड रीजन से आपको बंद करना पड़ेगा अपना सर्वर या कर्नल अपना. तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर चेक पॉइंट्स डाल दे करो आप लोग. लाइक मैंने चेक पॉइंट्स अपने जो एसआर गान की नोटबुक है वहां पर चेक पॉइंट्स डाले हुए हैं. आई शो यू इवन चेक पॉइंट्स कैसे डाले हैं मैंने. तो उस अकॉर्डिंग से हम लोग कहते हैं चेक पॉइंट्स डालते हैं सो दैट व्हेन एवर द कर्नल इज क्रैश और एनीथिंग हैपेंस तो हम उसको वहां से कहते हैं रिकवर बैक कर ले एंड वर्क अपॉन कर लें उसको अहेड. ठीक है. अब तो मैं सिमिलरली मैंने अपने कहते हैं अब दो जनरेटर्स हैं और एक डिस्क्रिमिनेटर मैंने आपको यूज करना, तो मैं जनरेटर जो डिस्क्रिमिनेटर है अपना वो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया. ऑलराइट. सो डिस्क्रिमिनेटर को यूज किया. अब आगे जाके क्या है, ये सारा का सारा ये मैंने इमेज बफर जो क्लास है वो कॉल करी. ये क्या करती है, हमारी जो हिस्ट्री ऑफ कहते हैं अपडेट्स करती है डिस्क्रिमिनेटर को यूजिंग द हिस्ट्री ऑफ जनरेटेड इमेजेस. मतलब कोई भी हमारी जनरेट इमेज जनरेट हुई है थ्रू द कहते हैं जनरेटर, वो उसको अपडेट करती रहती है डिस्क्रिमिनेटर को यूजिंग दिस क्लास. ठीक है. अब आगे जाके देखोगे तो ये साइकिल गैन का हमने पूरा का पूरा मॉडल आगे ट्रेन करना है मैंने. ऑलराइट. पहले की क्लास में डिक्लेयर करी ऑफ साइकिल गैन, सबके सब मैंने जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर जितने भी थे सबको मैंने कॉल किया. यहाँ पर कॉल करके उसको मैंने पूरा का पूरा एक फुल फ्लेज्ड मॉडल जो होता है साइकिल गैन का वो बना दिया. एंड गाइस आके जितने भी मॉडल्स हैं ना लाइक ये ऑल आर क्लियर इन द क्लासेस, सो दे अभी बहुत जल्दी रन हो जाएंगे. बट लेटर ऑन जो यहाँ पे आगे मॉडल ट्रेनिंग जो है यहाँ पर आकर कोई लैग करना शुरू करेगा बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है एग्जैक्टली. ठीक है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपकी ट्रेनिंग जो है अगर यहाँ पर टाइम लगेगी तो इसलिए आप कहते हैं घर जाके करोगे या सेशन पे करोगे एज अ होम टास्क लो और करना शुरू करो. ठीक है. And guys, if you have not started yet with anything, so please start doing it because the GANs that पढ़ना और GANs का architecture, I know it will be difficult for you guys to understand. और क्यों क्या करवा रहे हैं कैसे करवा रहे हैं ये सब कुछ करने के लिए आपको ना बेसिक्स आपके होने चाहिए. आपको आर्किटेक्चर्स जो होते हैं मॉडल्स जो होते हैं ये आपको आने चाहिए. देन ओनली यू कैन मूव अहेड विद इट. ऑलराइट गाइस. ठीक है. तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मॉडल को मैंने कॉल किया, इनिशियलाइज हो गया मेरा को पूरा मॉडल. देखिए आपने देखा यहाँ पर इनिशियलाइज करके अब मैंने क्या किया इसको कॉल कर दिया थ्रू ट्रेनिंग. ठीक है. अब ट्रेनिंग के अंदर क्या हुआ, आई गेस यू गाइस वोंट बी एबल टू सी द टाइम ओवर हियर. लाइक मैंने टाइम प्रिंट नहीं किया था कि एक इपोक को कितना टाइम लगा था. बट रफली अप्रोक्सीमेट आई विल से कि अराउंड 1 आवर के अराउंड या 45 मिनट्स डिपेंड करता है कि क्या था. समटाइम्स अबाउट 45 मिनट्स इवन, समटाइम्स 30 मिनट्स इवन. बट हाँ 1 आवर की भी लग जाता है कभी कभार किसी इपोक में. ठीक है. तो मैंने 18 इपोक्स रन किए थे इसके अंदर. ठीक है. और 18 यू कैन सी कि भाई 6 इपोक्स के बाद कहते हैं यहाँ पर मैं देखा कि भाई यहाँ पर जो इमेज तो थी मेरी वो ये वाली जो इमेज थी वो बन गई ऐसी लाइक राइट दिस इमेज एक मोनेड इमेज ऐसे से बन गई थी वो. ठीक है. अब 6 इपोक में अगर ऐसी मोनेड इमेजेस बन रही विच स्टिल हैज सम सिमिलरिटीज इन बिटवीन, तो आगे रन हुआ तो 12th इपोक के बाद वो थोड़ी ऐसी डिक्लेयर होने लगी. तो यू कैन सी कि भाई कैसे कैसे हमारी इमेजेस जो हैं राइट फ्रॉम कहते हैं images to कैसे convert हो रही है to monet images. This is how a generator, both the generators along with the discriminator are working side by side in each and every epoch और वहां पर जाके वो कैसे ट्रेन कर रहे हैं. ठीक है. अब आगे जाके देखोगे आपके 18th epoch के अंदर तकरीबन तकरीबन जो इमेज हमें रिक्वायर्ड होती है वो वैसी वैसी ट्रेन हो जाती है. दिस इज व्हाट अ जनरेटर एंड discriminator does side by side by playing a ping pong game.
ठीक है। इसलिए आपको बोलूंगा कि भाई आप लोग ना गाइस इन डेप्थ आर्किटेक्चर में कभी हमेशा जाना एंड देन ओनली डू इट। ओके, इन डेप्थ के मतलब यहाँ पर इन डेप्थ किसी भी आर्किटेक्चर को इन डेप्थ पढ़ा करो फ्रॉम द ब्लॉग्स और यूट्यूब वीडियोस, जहाँ से आप पढ़ा करो, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल डू इज आई स्टॉप टिल ओवर हियर, यू गाइस कोप अप, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स है, ड्रॉप मी मैसेज और ड्रॉप another message, we'll clear it out on the chat or even on the कहते हैं audio itself. When Take we some, were running, yes ma'am. while we were running the cycle GAN on the second um, snippet itself, when we were importing, I got an error. I don't know which line to comment. Ma'am, this one are you referring to? Like, I'm showing you over here. Like this one. Yeah, this one. This is basically a warning, and this is not related to Okay. any of the errors. This you can ignore even. Like this, while importing some libraries, we get this like warning, so you can ignore it because that might have been generated properly. So yeah, but this is from Okay. the Kaggle side, nothing else. You can ignore this out. Anyone else? Also, while we are trying to run this, there are certain parameters that are mentioned in, most of your most of the code that you've shown today. At times you take 7, then 14, and you slowly increase it, in the code. What exactly are those parameters? Just a second, ma'am. I refer to you. Like, wait a second. Basically, you are telling about the 7, 14 and all upscaling parameters. Downscaling and upscaling, both of them have it. Okay, ma'am. Ma'am, what I have done is like the unit generator works on this only. Like I told you, unit generator, what does it does is like it extracts the features and then it reduces the size of the image side by side. This is known as downsampling, right? Suppose the image of the size is of 512 by 512, it reduces the size to lower, and then like this is what a downscaling will do. That's why वो एक slow एक order में आएगा. And upsampling जो होती है वो इसकी एकदम opposite चलेगी, because आपको जो output image और input image होनी चाहिए ना, वो तकरीबन तकरीबन same होनी चाहिए while working on it. So that is what a unit architecture was. So this is what I told you even to work upon. Like yesterday task दिया गया था, and in the morning even I gave you this कि भाई आप यूनिट जनरेटर जो है, आप यूनिट का जो आर्किटेक्चर है वो समझो, and I shared a medium blog for that even. This is a downsampling blocks and these are the upsampling blocks. Got it. Thanks. Anyone else? Guys, yes, you can like अगर आप भी चाहो तो आप अपने remove भी कर सकते हो warnings, like वो import warnings जैसे like Pranav has mentioned. But even if the warnings come, they are not of no, like you can ignore them because the warnings unless until आप कहते हैं code is stopping in between या keyboard interrupt आता है, कुछ error दिखाता है, then only it's a issue. Otherwise जब तक warning है तब तक that's not an issue at all, so you can ignore it. All right, so I'll ask Pranav once to share the blog of the unit architecture, which I have shared in the Thapa Summer School group today. He might share it in some line over here. Wait, just me check. Yeah, he has dropped the blog over here. This is unit architecture. The code over here has been like explained line by line. So you just read this code or this medium blog, you'll understand what the unit architecture is all about. Any more doubts? Anyone? All right. So what I did, I'm moving ahead now. All right. So the training ended over here with the 18th work over here, and then we created the sample for submissions. And these were some of the sample submissions which I generated for you guys over here. Like you can see like how the sample of this image is converted to monet. So this is all about the competition that we did. So yes, once you are done with कि कैसे हम करते हैं कि basic of Python and everything, then I'll ask you guys कि भाई please go into GANs at that moment of time. उससे पहले GANs आपको इतनी easily समझ नहीं आएंगे, और I'll say कि GANs is a tough topic, तो इसको आपको आराम से समझना पड़ेगा, and it will take a lot of time even to understand it.
So it will not be like कि one day आपको पढ़ लिया आपने तो आप you can implement the whole of a GAN on your own. Take some time. It will take some time and practice. As you can see, like wait, I show you over here. I was even not able to train the whole of the GAN in one case. Like I have 7 versions over here, so you can see कि how much time I devoted to this in making it. Like 7 copies generated itself. उनको सेव किया, उनको कभी कुछ किया, उनको मॉडिफाई किया to increase the accuracy. तो ऐसे से मैं change करता रहता था तो in order to get the GAN which I require. All right. So moving on next. If you guys have any doubts, you can ask. This is all about cycle GAN. Any doubts you can drop in the chat box at the moment. Okay. If not, then I'll move on to the next GAN, which is SR GAN. SR GAN is basically known as a super resolution GAN. All right. So super resolution GAN मतलब कि यहाँ पर basically होता क्या है? कोई भी आपकी ब्लर्ड इमेज होती है ना, तो उसको ये GAN जो होता है सुपर कहते हैं, उसके पिक्सल्स को काफी कहते हैं वो कर देता है, व्हाट वी कॉल इनहांस कर देता है, ताकि वो जो इमेजेस वो जो आपकी पिक्सल्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर लगे टू द ओरिजिनल इमेज. Like so you can see like various models which were declared, and this image over here is really a common image. तो ये आप जहाँ पे भी SR GAN देखोगे तो आपको दिख जाएगा भाई ये जो images हैं ये कहीं ना कहीं यूज हो ही रही हैं. Or like from left is the bicubic. This is again a model, ठीक है, and then SRS net होता है, SR GAN होता है, and then an original image. You can see कि how this SR GAN over here is again like similar to that of an original GAN. All right. अब इसका भी सेम यही है कि भाई मैंने पूरी की पूरी नोटबुक जो है मैंने PyTorch के थ्रू बनाई हुई है. तो यू कैन रीड द नोटबुक वंस एंड गो थ्रू इट, बिकॉज ये पूरी नोटबुक जितनी भी होती है ना, दे आर ऑल बेस्ड ऑन कि भाई आप कैसे इसको कॉल करते हो. एंड येस, व्हाट आई वांटेड टू शो यू ओवर हियर वाज कि मैंने अपना जो जनरेटर जो था इसके अंदर, इट वाज सिंस लेकिन उसकी ट्रेनिंग लूज ना हो जाए, आई ट्राइड दिस थिंग ओवर हियर. वो ये था कि मैंने इसका जनरेटर जो था वो मैंने सेव किया था, इसका जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर बोथ. ऑलराइट, सो राइट ओवर हियर, या दिस इज व्हाट यू कैन डू. लाइक ये जनरेटर जो इसका पास होता है इसको मैंने सेव कर दिया कि मेरे पास जो जनरेटर लेटर ऑन व्हेन आई नीड इट और रिक्वायर इट आई कैन यूज. A person had already saved a generator like this one. So उसने इसको generator use किया था. I fine tuned it according to my requirements and then saved the one which I required. Okay. So this is what you can do, or this is what people even do it. So sometimes what people even do is कि models बना लेते हैं and they import those models in the form of like H5 files में कर लिया या pickle files में कर लिया. And somewhat in the end what they do is कि वो जो H5 models होते हैं उनको call करते हैं directly and then you do it. What helps is in this case कि हम basically आप कह सकते हो कि pre-trained models होते हैं जैसे आपके, वो हम ऐसे ही मॉडल पड़ा होता है उसको कॉल कर लेते हैं, ऑलरेडी वो ट्रेंड होता है ना ह्यूज डाटा सेट. जब कॉल करते हैं तो वी कैन लाइक डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ स्किपिंग द ट्रेनिंग पार्ट हम सीधे उसको कहते हैं टेस्ट कर सकते हैं, या अपनी तरफ से चाहो तो उसको फाइन ट्यून भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन डाटा सेट इफ इट्स डिफरेंट. ऑलराइट, तो आई विल से कि भाई इफ यू आर डूइंग एन एमएल प्रोजेक्ट और अ डीएल प्रोजेक्ट तो आप अपने लाइक कभी कभार क्या होता है कि आप ऐसे नोटबुक अपनी दे देते हो, व्हाट द कहते हैं एचआर इंटरव्यूअर जो होता है आपका, वो कभी भी ये नोटबुक जो होता है वो समझ नहीं आएगी उसको, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हार्ड कोडिंग एंड ऑल. तो ये कोडिंग जो होती है सिर्फ ये जो पर्सन होता है हु नोज दिस कोड्स एंड ऑल, वो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ही विल बी एबल टू आस्क यू. सो दैट्स व्हाई आई से कि कभी भी इसका करना होता है ना, देयर इज वन लाइब्रेरी नोन एज ग्रेडियो. ये ना हगिंग फेसेस पे अवेलेबल है. I'll ask Pranav once कि to show that library how he can GUI interface कैसे बन जाता है. I'll ask Pranav in the end कि कैसे वो कर सकता है. तो basically to present while presenting it to our HR, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि उसको कहते हैं आप अच्छे तरीके से व्यू करने के लिए आप उस मॉडल को डायरेक्टली इंपोर्ट कर दो अपनी ग्रेडियो लाइब्रेरी के अंदर एंड उसको दिखा दो, एंड दैट रियली हेल्प्स आउट ओवर दैट मोमेंट ऑफ टाइम. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडल आर्किटेक्चर. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपकी जो K3 यहाँ जो ले यहाँ पर, ये बेसिकली क्या होता है 3x3 का कर्नल फिल्टर लगा होता है जिसके अंदर 64 चैनल्स आ रहे हैं. लाइक दे K3 and 64S1 जो है ना बेसिकली स्टैंड्स फॉर 3x3 कर्नल्स. ठीक है, over here you can see 3x3 kernels and filters जो आ रहे हैं हमारे आउटपुटिंग कर रहे हैं उसकी भी 64 चैनल्स. एंड इसका जो स्ट्राइड है, लाइक जो स्ट्राइड आपको बताया था, स्ट्राइड इज लाइक आपके एक सेल बाय एक सेल जो मूव होता है, डिपेंड करता है स्ट्राइड कैसे रखते हो. कभी बार वो 2 सेल से मूव कर सकते हैं, जैसे CNN में कल आपको दिखाया था विद
in that notebook of tunnels, CNP notebook जो थी उसके अंदर दिखाया था उसने. Similarly, मैंने यहाँ पर stride जो है इस केस में 1 थी, cycle GAN में कुछ places पे 2 भी थी and some places it was 1 even. This is how the model architecture of generative network of SR GAN works. ठीक है. और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन लेयर्स होती है जेनेटिक नेटवर्क के अंदर, ये बेसिकली क्या होता है कि कंपोजेस ऑफ कॉम्बिनेशन लेयर्स हो गया, पैच नॉर्मलाइजेशन होती है, PRELU होता है, ठीक है, PRELU होता है जिसको हम पैरामीटराइज्ड वैल्यू कहते हैं, ठीक है, और हम लीकी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है. और हाँ, वन थिंग विच आई वांट टू शेयर ओवर हियर इज कि जो SR ज्ञान होता है ना, लाइक आई टॉक्ड अबाउट यस्टरडे, तनव इवन टोल्ड यू कि भाई हम रेजनेट के अलग अलग मॉडल्स होते हैं एंड द मॉडल्स आर ऑफ कहते हैं डिफरेंट टाइप्स. तो ही टोल्ड यू टू ट्राई VG16 एंड ऑल. तो VG16 जैसे अब ये मॉडल जो थे SR ज्ञान का विच आई हैव मेड, और एनीवन यू कैन सी के VG19 पे बना हुआ ये मॉडल, तो विच इज एन एडवांस मॉडल ऑफ कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का. Alright, so guys, it's all about practice and consistency at the moment कि आप कितने हिसाब से अपना consistency maintain करते हो, and that's what all it is about. ठीक है, तो आपको मैं ये कहूँगा कि भाई अपने ज्ञान के अंदर पहले घुसने से पहले if your basics are clear and if you have knowledge about how to make things like basic ML and DL आप apply कर पा रहे हो, then go into GANs because GAN is a combination of both. एंड इट इज बेसिकली क्या होता है कि एक टफ होता है एंड कहते हैं कि वो कोडिंग जो होती है उसके अंदर हार्ड होती है, तो इसलिए आई से कि आप इसको थोड़ा सा ना समझ के करोगे तो इट विल बी इजी ओवर हियर. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने क्यूडा अगेन मैंने जीपीयू यूज किया हुआ है, एडम ऑप्टिमाइजर यूज कर लिया, लर्निंग रेट जो था इसका कहते हैं वो भी काफी मैंने रखा हुआ था, इन द ई की पावर में रखा हुआ था. तो दैट्स व्हाट ऑल दिस इज अबाउट. ऑलराइट गाइस, तो डू वन थिंग, I'll give you a home task. वो ये है कि both the models, like जो both the GANs आपको जो मैंने provide करे हैं, one is the cycle GAN, one is the SR GAN. दोनों के दोनों GANs जो हैं उसको आप रन करके देखो. I know it will take a lot of time. And हाँ, Kaggle पे आप simultaneously दो जगह kernels पे GPU नहीं चला सकते हो, तो one by one आपको करना पड़ेगा. But yes, आउटपुट जो होते हैं जैसे कि आपके SR GAN देख सकते हो, वो wait, I show the outputs of SR GAN even. ये आउटपुट है, देखो अब ये जो ओवर हियर इज द original image and this is the SRGAN produced image and this is a blurred image. So you can see what the difference really lies is कि भाई SRGAN की image और कहते हैं इस ज्ञान की जो original image थी इसमें काफी similarities हैं, but काफी dissimilarities हैं because of evokes being less, और I'll say कि भाई थोड़ा properly train नहीं हुआ है कुछ of the factors. ठीक है, तो इसलिए वो कम है, बट evokes इंक्रीज करोगे तो yes might be कि भाई आपका ज्ञान प्रॉपरली ट्रेन हो भी जाए एंड इस पे काफी अच्छी रेजोल्यूशन आती है, लाइक जो स्टार्टिंग में जो आपकी इमेज थी वैसी. ठीक है, एंड आई से कि भाई हमारे ना इमेज जब क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो, लाइक व्हेन यू आर प्रोसेसिंग एन इमेज और उस इमेज की आप कर रहे होते हो, तो इसमें काफी जो है ना आपका जो काफी जो है आपका ये होता है कि व्हाट डू कॉल इट, इमेज के अंदर आपके ना कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वो होती हैं, लाइक पैरामीटर्स टू एक्यूरेसी मेजर करने का एंड ऑल का कि तो इसलिए आई से कि भाई जैसे इसका PSNR होता है, एक SSMI होता है. SSMI इज बेसिकली योर स्ट्रक्चर सिमिलरिटी ऑफ द इमेज. ऑलराइट, तो ये काफी आपको हाई मेंटेन करना पड़ता है सो आपकी जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी ऑफ द इमेज है वो मेंटेन रहे. एंड यस आई से वन मोर थिंग, वो ये है कि SR GAN जो होता है ना, इसकी जो PSNR है, PSNR इज लाइक पीक सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऐसे कुछ होता है ये. ठीक है, इट इज द हाईएस्ट एट द वेरी मोमेंट ऑफ टाइम, लाइक 32 समथिंग है. तो एंड द PSNR रेंज ऑफ बिटवीन 20 से लेकर 40 की जो बीच में होती है वो काफी आइडल कंसिडर की जाती है, एंड ऐसा कहेंगे जो होती है 32 अभी एट द मोमेंट. इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप अस इन द चैट बॉक्स, विल आंसर दोस एट द मोमेंट. गाइस अब इतना अच्छा तो आई होप कि नहीं मैंने पढ़ाया है, नहीं मैं कहते हैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको एक ही बार में ज्ञान पूरा लगातार 2 घंटे के सेशन में एक ही ज्ञान समझ आ भी गया होगा इतनी जल्दी. आई नो यू माइट बी हैविंग सम डाउट्स, सो डू आस्क देम प्लीज. I'm okay present over here. Any of the doubts you guys have, please ask. Drop in the chat box or ask by unmuting a mic.
they can ask at the moment, please. Guys, किसी को doubts हैं guys, you can ask over here. Guys, if you have any doubts, feel free to ask in the chat or just unmute your mic. Guys, I hope there are no doubts in that case now. So I'll ask Tana to share it. Guys, uh, if you guys have any doubts, then please let us know. Am I audible? All right. So Gradio is just an example of what you can use to create the apps very easily. You know, the web apps of your model. So if I go in for, like we're studying GANs today, so I'll go in for a GAN related demo. You can see that they've given some demo images as well, or you can just go and upload whatever image you want. I'll just use their demo image and show it to you. So what this does is, this is anime GAN, so it converts a normal image into an anime shaped image. So this is kind of a UI that you can create, and if you just look at the code, it's not a very long code considering that it gives you an entire web interface where you can add the image, click on submit, click on clear, and help the choose the model. There are other types also. You can use it for NLP as well. So if I go for sentiment analysis, this kind of code, I could just add a sentence, and I submit it. It will give the sentiment polarity to me like this. That's 79% positive and rest of the sentence is neutral, and those kind of things. You can use such code Gradio even inside your Jupyter notebook, or
as an individual HTML tag as well. That's up to you. Just wanted to let you guys know in case you had to present your models to someone. This is one way that you can do. You have to just save your model in an H5 or Pickle or another format and then call it using Gradio and use it. Or you can even write the codes for your model at times over here. If you see, if they've created a function where they're calling the polarity scores and just using it. That's all from my end for today. And I think if you don't have any doubts, we'll be here for another 5 to 10 minutes for you to ask your doubts, but you can leave the meeting if you don't have any.